स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था पाचन तंत्र, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र की क्रियाविधि। पाचन तंत्र की क्रियाविधि के अंदर अपन ने दो चरण है वो पढ़ लिए थे। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन। अब जो नेक्स्ट आता है तीसरा चरण भोजन का अवशोषण। सबसे पहले तो क्या हुआ था, अंतर्ग्रहण की क्रिया के अंदर भोजन को ग्रहण किया गया था, पाचन की क्रिया के अंदर भोजन का पाचन कर दिया गया था। ठीक है, लगभग जो भोजन का पाचन की क्रिया है वो ग्रहण के अंदर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात स्टार्ट होता है भोजन का अवशोषण। जो पचित भोजन है उसका अवशोषण स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे भोजन का अवशोषण। यानी अवशोषण किसे कहेंगे भाई, सबसे पहले देखते हैं भोजन का अवशोषण किसे कहते हैं। पाचन की क्रिया में भोजन का पाचन हो गया था, अब वो भोजन है वो कहलाता है पचित भोजन। तो इस पचित भोजन या पचित भोजन का आंतरीय उपकला कोशिकाओं के द्वारा, पचित भोजन का आंतरीय उपकला कोशिकाओं के द्वारा लसिका व रुधिर के अंदर स्थानांतरित। पचित भोजन को किसमें स्थानांतरित कर रहे हैं? लसिका व रुधिर के अंदर। और किसके द्वारा किया जा रहा है? आंतरीय उपकला कोशिकाएं। पचित भोजन को आंतरीय उपकला कोशिकाओं के द्वारा लसिका व रुधिर में जो स्थानांतरण की जो क्रिया है वो कहलाती है भोजन का अवशोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन का जो अधिकांश भाग है या सबसे ज्यादा जो भोजन का अवशोषण है वो क्षुद्रांत्र के द्वारा किया जाता है, या इलियम होती है। छोटी आंत का जो लास्ट वाला जो भाग क्षुद्रांत्र है उसके द्वारा ही भोजन सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में अल्कोहल व औषधि का अवशोषण आमाशय के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, जल व विटामिन के का अवशोषण है ये बृहदांत्र के द्वारा किया जाता है। बृहदांत्र है ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र का भाग होता है। जो इसके भी 3 भाग होते हैं, अनुप्रस्थ और तथा आर्वरी और अवरी बृहदांत्र होती है। ठीक है, तो इस बृहदांत्र जो इसको कोलन बोला गया है इसके द्वारा जल व विटामिन के का अवशोषण किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो भोजन का अवशोषण है वो किया जाता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र की जो आंतरिक सतह होती है उस आंतरिक सतह के ऊपर पाए जाते हैं रसांकुर। ऐसे उंगली के समान पर्वत पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है रसांकुर। इन रसांकुरों के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर ब्रुस्टा होल्डर का निर्माण करते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। इन रसांकुरों के माध्यम से जो क्षुद्रांत्र है इसके अवशोषण जो सतह है या अवशोषण का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि ये बलित हो रहा है। अगर इसको सीधा करेंगे तो काफी मात्रा के अंदर ये बढ़ जाता है। अपन कह सकते हैं कि जो इन रसायनों के माध्यम या ब्रुश के बॉर्डर है इनके माध्यम से जो छोटी आंत्र होती है उसके जो अवशोषण की जो दर है, अवशोषण का जो पृष्ठ सतह है या पृष्ठ सतह का जो क्षेत्रफल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन रसायनों के माध्यम से ही भोजन का अवशोषण किया जाता है। प्रत्येक जो रसायनकुर है ये रुधिर केशिकाएं और लसिका केशिकाओं से संपर्क में रहते हैं। इन रसायनकुरों के अंदर रुधिर केशिकाएं या रुधिर वाहिनियां या लसिका केशिकाएं या लसिका वाहिनियां इनके अंदर प्रवेश करती है। प्रत्येक रसायनकुर के अंदर एक रुधिर केशिका पाई जाती है और एक लसिका केशिका पाई जाती है। यहाँ से ये भोजन का अवशोषण करते हैं और भोजन का अवशोषण करके लसिका केशिका में रुधिर केशिकाओं के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, अब बात करें तो अधिकांश जो भोजन होता है, जो पचित भोजन होता है उसमें से जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज व एमिनो अम्ल, इनका तो जो अवशोषण है उस सक्रिय व विषण विधि के द्वारा हो जाता है।
फिर सक्रिय और विषण विधि क्या होता है? विषण देखना सबसे पहले क्या होता है, पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, वो कहलाता है विषण कहलाता है। ठीक है, इन ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन है वो कहलाता है विषण। जबकि जो सक्रिय अधिगमन होता है, जो सक्रिय विधि होती है, इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष प्रकार के वाहक होते हैं जिन्हें एटीपी के द्वारा ऊर्जा खर्च करके पदार्थों का जो परिवहन है वो किया जाता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज व एमिनो अम्ल है, इनका तो विषण व सक्रिय विधि के द्वारा इनका गमन हो जाता है। लेकिन जो वसा का जो अवशोषण है वो इन विधियों के द्वारा नहीं होता है, या इनका जो अवशोषण है अलग विधि से होता है। तो अपन देखते हैं कोई वसा का अवशोषण कैसे होता है। तो वसा का जो अवशोषण होता है वो होता है सामान्यतः वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड व कोलेस्ट्रॉल। वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड व कोलेस्ट्रॉल के रूप में वसा का अवशोषण होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पित्त लवणों की। ये जो पित्त लवण है ये वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर, जैसे ये है अंदर पाया जाता है वसीय अम्ल और ये मोनोग्लिसराइड, सॉरी ये वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड। ठीक है, इनके चारों ओर ये पित्त लवण एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इनके चारों ओर पित्त लवण एकत्रित होते हैं, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के चारों ओर पित्त लवण एकत्रित होकर के गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये संरचना कहलाती है मिसेल। इसका जो आकार होता है वो होता है 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर होता है। जब ये इस मिसेल का निर्माण हो जाता है, तो मिसेल का निर्माण कैसे हुआ, तो वसीय अम्ल है और मोनोग्लिसराइड है जो वसा के रूप में पाई जाती है, इसके चारों ओर पित्त लवण एकत्रित हो जाते हैं और गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और ये गोलाकार संरचना कहलाती है मिसेल। और इसका जो आकार होता है 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। जब ये मिसेल इन रसांकुरों के संपर्क में आते हैं तो रसांकुरों की जो कोशिका झिल्ली होती है ये वसा के अंदर विलय होती है, जिसके कारण इन मिसेल में से ये जो वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड है ये इस कोशिका झिल्ली के अंदर घुलित हो जाते हैं, इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रसांकुरों की कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करने के पश्चात केवल इसके अंदर वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड ही प्रवेश करते हैं। पित्त जो लवण होते हैं ये प्रवेश नहीं करते हैं, ये वापस दूसरे वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के साथ मिलकर के मिसेल का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड इन रसांकुरों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है अंतःपर्दव्य जालिका। तो ये वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड अंतःपर्दव्य जालिका के संपर्क में आते हैं। अब अंतःपर्दव्य जो जालिका है इनको ट्राइग्लिसराइड यानी वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड के अंदर परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब इस जो ट्राइग्लिसराइड है इसके चारों ओर एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड है अंदर की तरफ, अब इसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है, और जो प्रोटीन का जो आवरण बन जाता है इस संरचना को कहा जाता है काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन है इसका आकार होता है 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। अब ये काइलोमाइक्रोन है इस कोशिका झिल्ली से बहिर्लयन, यानी इस कोशिका झिल्ली को भेद कर या काट करके इससे बाहर निकलता है। बहिर्लयन की क्रिया के द्वारा काइलोमाइक्रोन इस कोशिका से बाहर आ जाता है और ये बाहर आकर के प्रवेश करता है लसिका केशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। लसिका केशिकाओं के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, यानी अब ये जो इस कोशिका से बाहर आकर लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर रहा है, लसिका केशिकाओं से प्लाज्मा के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम है इस प्रोटीन का पाचन कर देता है, इसके जो चारों प्रोटीन होती है इसका पाचन कर देता है।
तथा जो ट्राइग्लिसराइड है यानी कि जो अंदर प्रद्रव्य जालिका है वो वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड को बदल दी किसके अंदर, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। इसके चारों ओर प्रोटीन का निर्माण हुआ जिसे काइलोमाइक्रोन कहा गया। और काइलोमाइक्रोन है इस कोशिका से बाहर निकल कर लसिका केशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और लसिका केशिकाओं के अंदर उपस्थित जो प्लाज्मा है उसमें पाया जाता है लाइपेज एंजाइम जो इस प्रोटीन का पाचन कर देता है। इसका पाचन करने के पश्चात अब जो इसके अंदर जो उपस्थित होता है ट्राइग्लिसराइड, इस ट्राइग्लिसराइड को वापस वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड के अंदर परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार होता है वसा का अवशोषण। ये तो था भाई अपना भोजन का अवशोषण। कल अपन जो अगले जो पाचन तंत्र की क्रिया विधि है इसके अगले चरण जो है स्वांगीकरण व बहिक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे।